रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी बरोज पीर हम बात करेंगे फजलुर रहमान का गुरूर खाक में मिल गया और कैसे जो उनकी घन गरज थी वो खत्म कर दी गई। नैब ने शिकंजा कैसे कस दिया, इसकी तफसील से आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे रात गए एक बड़ा ऑपरेशन सामने आया है और कराची में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया गया है। इसकी डिटेल क्या है उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची के उस मंसूबे की, दहशतगर्दी के मंसूबे की, जिसको रात गए सिक्योरिटी इदारों ने कामयाबी से जो है वो नाकाम बना दिया गया है। मैं आपको बताऊं 2008-9 की बात है, जब जो है वो हम लोग लाहौर में थे। वहां पे आए रोज और कोई वीकेंड ऐसा नहीं होता था जब कोई ब्लास्ट ना हो। आप किसी जो है वो इशारे पर खड़े हैं तो वहां पर आपको ये शक पहुंचता था कि कहीं यहीं पे ना ब्लास्ट हो जाए। बल्कि जब एफआईए के हेडक्वार्टर पे जो है वो बारूद से भरी एक गाड़ी जो है वो टकराई गई, उसके बाद ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि बहुत से इलाके, इकबाल टाउन हो गया, मून मार्केट हो गया, या इस तरह के और दीगर जो करीबी इलाके थे वो सारे हिल के रह गए और लोगों ने, हर एक ने यही समझा कि यहीं पे उसके घर में जो है वो ये ब्लास्ट हुआ है। और फिर इस मुल्क की सलामती के इदारों ने और यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसा काम किया कि इस मुल्क को बड़ी मुश्किल से जो है वो अमन नसीब हुआ और वो दिन देखना पड़ा जिसका उसे इंतजार था। और मैं आपको बता दूं, लेकिन दुश्मन जो है वो अपनी ताड़ में रहता है और फिर भी वो ऐसे मंसूबे बनाता रहता है, ऐसी चालें चलने की कोशिश करता है जिसमें किसी न किसी तरह इस मुल्क में इंतशार फैलाया जा सके। खास तौर पर जो है वो कराची को टारगेट किया जाता रहा। हम सब ने देखा कैसे कुलभूषण यादव को लॉन्च किया गया ईरान की तरफ से, ईरान के रास्ते से। फिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने ना सिर्फ उसे पकड़ा बल्कि उसका पूरा गिरोह ही है जो पकड़ में ले लिया गया। इसके साथ मैं आपको बता दूं, रात गए एक और इसी तरह का जो दहशतगर्दी का मंसूबा था उसे जो है वो नाकाम बना दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन सीटीडी उमर शाहिद की जानिब से ये कहा गया है कि ये शाह लतीफ टाउन है जगह, जहां पे इन्होंने मकान लिया हुआ था रेंट पे और ये लोग रह रहे थे। जब जो है वो इदारों ने, पुलिस एहलकारों ने और दीगर एजेंसीज की इतलात के साथ ये ऑपरेशन जो है वो मुनक्किद किया गया और इसमें एक दहशतगर्द मौके पर हलाक हुआ और 4 को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन कराची को इस हवाले से बहुत बड़ी तबाही से जो है वो बचाया गया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसी तरह कामयाबी से इन दहशतगर्दों का कला कमा जो है वो किया जा सकता है। अब आ जाते हैं आज की मेन न्यूज की जानिब और वो मैं आपको बता दूं कि कैसे फजलुर रहमान, जिन्हें जो है वो नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से 26 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भिजवाया गया था, जिसमें यह पूछा गया था कि आपकी ये प्रॉपर्टीज जो अब्दुल खैल में है, डीआई खान में है, या इस्लामाबाद में है, या फिर यूएई में जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको ना डिक्लेयर करते हैं, ना उन पे जो है वो आप टैक्स रिटर्न्स में उनको जो है वो शो करते हैं। इसके बावजूद आपके फ्रंटमैन्स के नाम पे, आपके जो लोगों के, आपके जिनको आपने नवाजा है अपने दौर में, उनके नाम पे जो आपकी जायदादें हैं आप उनको शो नहीं करते, आप कुछ भी सामने नहीं लेके आते। तो इनका आप बताएं कि ये आखिर हैं किनकी। लेकिन फजलुर रहमान की ढटाई का ये आलम है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में, जिसमें कानून पर अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर इसलिए भी हो जाता है कि इस तरह के लोग जब चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और रात सलीम साफी को एक इंटरव्यू में वो शख्स अगेन दोहराता है और कहता है कि मुझसे किसी का बाप भी एहतसाब नहीं कर सकता और मैं किसी तौर पर किसी को अकाउंटेबल नहीं हूं, किसी को इस हवाले से जो है वो एहतसाब, मेरे ख्याल में ये इनकी खाम ख्याली है, गलत फहमी है। और अब मुल्क की सलामती के इदारों ने और खास तौर पर वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि किसी तौर पर इन्हें जो है वो छूट नहीं दी जाएगी, रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और खास तौर पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की जानिब से चेयरमैन नैब ने भी ये कहा है, चाहे कोई शख्स कितना भी असर रसूख वाला हो, कितना भी इन्फ्लुएंस कर सकता हो, लेकिन अब उसे जवाब तो देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज उसकी कहां पे आई, इनके सोर्सेस क्या हैं। आखिर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, आपने माजी में जो है वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, नवाज शरीफ दौर हो या फिर आसिफ अली जरदारी दौर हो,
उन अदवार में आपने कैसे जो है वो चीजों को लिया है, कैसे अपने लोगों को नवाजा है, कैसे अपने लोगों को भर्ती कराया है और कैसे जो है इन मामलात को आप लेके चले हैं। मैं आपको बता दूं, यहां तक बात होती तो शायद ठीक था, लेकिन ये हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं और इन्होंने इदारों को प्रेशराइज करने का जो है वो प्लान बना रखा होता है। जब ये अदालतों के अंदर जाते हैं तो वहां के उनके जजेस के सामने मिन्नतें तरले करते हैं, बाहर निकलते हैं, मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं, लेकिन अब ये इनकी हकीकत जो है वो किसी तौर पर छुप नहीं सकती। और आपको बता दूं कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे बताए ना बताए, लेकिन सोशल मीडिया पे इनके हकायक जो है वो सामने आते रहते हैं। मैं इससे हवाले से जो है वो इस्लामाबाद में जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, खास तौर पर इनके जो फ्रंटमैन हैं जिनमें रऊफ का नाम आता है या बाकी लोग हैं, इसके बेटे के नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी इसने जो है वो छुपा के रखा हुआ है और ये जो है जवाब नहीं दे रहा। जब नैब के लोग इनके घर पे पहुंचे, नोटिस लेके पहुंचे और उन्होंने नोटिस देने की कोशिश की तो ये वहां से ना सिर्फ भाग निकला बल्कि इन्होंने वो नोटिस इनके मुलाजमीन ने रिसीव ही नहीं किए। और उन्होंने फिर मैं आपको एक लॉ की बात बता दूं कि जब कोई शख्स जो है वो नोटिस रिसीव नहीं करता तो उसके घर पे वो नोटिस जो है वो चिस्पा कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ताकि हर एक शख्स को पता चल सके कि इसको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, फलां इदारे की जानिब से इसे इतलात जो है वो पहुंचा दी गई है। अब उसका काम है कि वो इसका कैसे जो है वो इसको आगे लेकर चलता है, कैसे इन मामलात को जो है वो अकाउंटेबल बनता है और कैसे लॉ के सामने जो है वो सरेंडर करता है। अगर फजलुर रहमान सरेंडर नहीं करता तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब बाकी लोगों को, जैसे शहबाज शरीफ भी बड़ी जो है वो करता था इस हवाले से, जब एहतसाब अदालत लाहौर में उसका केस चला मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और आजकल वो कोट लखपत जेल में है। इससे अलावा फजलुर रहमान को भी अब ये सोच लेना चाहिए कि अब उन्हें जो है वो लॉ के सामने ना सिर्फ सरेंडर करना पड़ेगा बल्कि नैब को अपने सवालात के जो 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवाया गया था उनके जवाबात भी देने पड़ेंगे। और मरियम नवाज का कंधा वो कब तक इस्तेमाल करेंगे? मरियम नवाज जो कि खुद ये पीडीएम, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया जाता है, हालांकि ये जो है वो सोशल मीडिया ने तो इसे बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग नाम दिया है कि कैसे ये जो है वो डाकू मूवमेंट है और ये अपने मफाद के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका और कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है और इन्होंने सिर्फ जो है वो मुल्की खजाना जो लूटा है उसको जो है वो लेके चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस हवाले से, जैसे ब्रॉडशीट का केस आया, ब्रॉडशीट के केस को इन्होंने बड़ा जो है वो हाईलाइट किया, खास तौर पर पीडीएम में नून लीग ने बड़ा हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि ये जो है वो हमारे हक में आया है। हालांकि हकायक उसके बिल्कुल ही बरअक्स थे और जब जज शेख अजमत इनकी सरबराही में जब कमेटी बना दी गई और उनको ये टारगेट दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें और आप बताएं कि वाकई हकायक क्या हैं, ये लोग जो कौम को बताना चाह रहे हैं क्या वाकई वही हैं या असल हकायक, असल जो चीजें हैं वो कुछ और हैं। तो अब देखते हैं उस हवाले से तो वो कमेटी काम कर ही रही है, तो जो ही उसके हकायक सामने आएंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर फजलुर रहमान हो, इन लोगों को अब जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा क्योंकि पहले ये लोग जो है वो एनआरओ लेके जैसे बाहर चले गए, अब एनआरओ के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुकी है और इस हवाले से किसी किस्म का भी रिलीफ लेने को तैयार नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।